इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज का जो विषय वस्तु है आज की, वो अत्यंत रोचक है साथियों। 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में चित्रित किया है, वो वस्तुतः देखा जाए तो राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करने में और भारतीयों को एकजुट करने में तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में अगर इस क्रांति को देखा जाए तो वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो ये शुरुआत हो रही है, ठीक 90 वर्ष पश्चात देश 1947 में आज़ाद होगा। क्रांति की शुरुआत तात्कालिक कारण भी हम समझेंगे और अन्य कारणों को भी हम समझेंगे कि आखिर इतनी बड़ी क्रांति, जिसमें उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से कवर हुए थे, उसके पीछे कारण क्या थे। तो इस पर साथियों पहले चर्चा करेंगे कि तात्कालिक कारण क्या थे, दूसरा अन्य कारण क्या थे जो अंग्रेजों के शासन के 200 वर्षों के इतिहास में निहित थे, उनका भी अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात क्रांति के विस्तार पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्रांति अन्य स्थानों पर कैसे फैली और क्रांति की असफलता के कारण, उसके परिणाम तथा स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो पहले तात्कालिक कारण को समझते हैं। 1857 की गदर का जो तात्कालिक कारण था, वो वस्तुतः चर्बी लगे कारतूसों का कारण प्रमुख माना जाता है। इसमें अंग्रेजों ने एक ब्राउन बेस राइफल के स्थान पे एक न्यू इनफील्ड राइफल सेना में इंडक्ट की थी, और उस न्यू इनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग होते थे, उन कारतूसों के प्रयोग के पहले उनके ऊपर लगी कैप, जिसमें सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ था, को मुंह से सैनिकों को खोलना पड़ता था। गाय हिंदू सैनिकों के लिए पूजनीय थी, वहीं सूअर मुस्लिम सैनिकों के लिए नापाक था। तो कहने तात्पर्य जो प्रमुख दो समुदाय है भारत के, हिंदू और मुसलमान, उन दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। और ये बात जो है धीरे धीरे सैनिकों में असंतोष का कारण बन रही थी। सबसे पहले बहरामपुर, लगभग बैरकपुर छावनी से 100 मील दूर बहरामपुर, जो आज के बांग्लादेश में स्थित है, वहाँ के सैनिकों ने गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस को लेकर के सबसे पहले असंतोष प्रकट किया था, और वहाँ पर किसी तरीके से वो नियंत्रण स्थापित कर लिया था अंग्रेजों ने। लेकिन ये जो है, जब आगे बात बढ़ी तो बैरकपुर छावनी, जो पश्चिम बंगाल में स्थित थी, बैरकपुर छावनी का एक सैनिक मंगल पांडे, उसने जो है 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया था। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री NI का सैनिक था, और उसने जो है धर्म के रक्षार्थ अपने साथियों को ललकारा था। उस समय सैनिक जो है लाल कोट, हैट और पैंट पहनते थे, ब्रिटिश सेना के सैनिक। उसने उनको त्याग करके वो धोती कुर्ता भारतीय गणवेश में आ करके वो जो है बंदूक लेकर के सभी सैनिकों को परेड ग्राउंड पर आह्वान करता है कि धर्म के रक्षार्थ हम सब एक हो जाए। और जब इसकी सूचना वहाँ पर जो है जाती है, BH बाग लेफ्टिनेंट जो होता है, उसको जो है लेफ्टिनेंट BH बाग को सूचित किया जाता है, और मेजर जनरल ह्यूसन, मेजर जनरल
ये मेजर सार्जेंट था, ह्यूस्टन को जाती है, तो वो तत्काल वो नियंत्रित करने के लिए ह्यूस्टन पहुंचता है, लेकिन मंगल पांडे गोली चला देता है और घायल ह्यूस्टन मैदान छोड़ करके भाग जाता है। अब जो है बाग, जो लेफ्टिनेंट बाग है, वो नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है और सैनिकों को आदेश देता है कि वो मंगल पांडे पर गोली चला दे, लेकिन कोई भी भारतीय सैनिक जब गोली नहीं चलाता है तो वो जो है जब ऐसा आह्वान कर रहा होता तभी वो मंगल पांडे उस पर भी, लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर देता है। जान बचाने के लिए वो घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयास करता है, लेकिन मंगल पांडे गोली चला देता है, घोड़ा घायल होकर गिर जाता है। बाग जो है तलवार लेकर के वो मंगल पांडे का सामना करता है। वो भी मंगल पांडे बंदूक फेंक कर, तलवारबाजी जबरदस्त दोनों के बीच होती है और इस तलवारबाजी में बाग घायल हो जाता है। लेकिन इसी बीच एक जो है भारतीय सिपाही शेख पलटू, वो जो है धोखा दे देता है। शेख पलटू ने मंगल पांडे पर आक्रमण कर दिया और वो जो है शेख पलटू जो है आक्रमण करके गिरफ्तार करने की कोशिश करता है और मंगल पांडे ये सोचता है कि मैं अंग्रेजों के चंगुल में ना हूँ, अतः वो अपने ऊपर ही गोली दागने का प्रयास करता है। वो तेजी से ट्रिगर दबाता है बंदूक का, लेकिन वो घायल हो जाता है केवल, और उसको शेख पलटू द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अंग्रेजों ने इस विद्रोह पर नियंत्रण तो कर लिया, लेकिन जिन सैनिकों ने आदेश की अवहेलना की थी उन पर कोर्ट मार्शल के तहत कार्यवाही होती है, उन्हें सजाएं होती हैं। एक ईश्वरी पांडे जमादार होता है जिसे आदेश दिया था गिरफ्तारी का, उसके विरुद्ध भी कार्यवाही होती है और कोर्ट मार्शल के तहत मंगल पांडे को मात्र कुछ दिनों में 6 अप्रैल को वो मंगल पांडे को फांसी की सजा हो जाती है और इसे जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद, मंगल पांडे को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद का दर्जा दिया गया। और ये कहिए कि उसकी जो शहादत थी उसी ने क्रांति का बीजारोपण किया और 90 वर्षों का जो आगे का इतिहास है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम चलेगा, उसके क्रम में आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आज़ादी तक हम बढ़ेंगे। मैं यही कहूँगा मंगल पांडे की शहादत के लिए कि तुम्हारे बाद अंधेरा होगा इस महफिल में, हजारों दीप जलेंगे उजालों के लिए, यानी न जाने कितने क्रांतिकारी युवा होंगे जो मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए वो जो है अपने प्राणों की आहुति देंगे। परीक्षा की दृष्टि से आपको मंगल पांडे जो हमारे प्रथम शहीद हैं, प्रथम शहीद का दर्जा जिन्हें दिया गया है, आप याद रखेंगे। और ये 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। मंगल पांडे का जन्म बलिया में 1827 में हुआ था और एक स्वाभिमानी युवक जिसके पिता दिवाकर पांडे वो मातृभूमि के प्रति बहुत सम्मान रखते थे और ये भावना उनके पुत्र मंगल पांडे में भी पनपी कि स्वाभिमान से एक दिन का जीवन वो जो है दासत्व के 100 वर्षों के जीवन से अधिक है। तो उसी भावना को मंगल पांडे ने अपनी शहादत से चरितार्थ किया। उनके शायद भारतीय स्वतंत्रता में बहुत योगदान वामपंथी इतिहासकार न देखते हों, लेकिन जो क्रांति की अलख जगाने का कार्य किया वो मंगल पांडे ने किया। अब साथियों आगे बढ़ते हैं। 1829 मार्च 1829 की ये घटना, 6 अप्रैल 1829 में उन्हें जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है
अगला, अब ये बहरामपुर से हम बैरकपुर आ गए। अब अभी भी ये मामला जो चर्बी लगे कारतूसों का है वो अभी भी सैनिकों के बीच असंतोष का कारण है, और ये धीरे धीरे बात आ रही अब मेरठ तक। ये असंतोष यद्यपि मेजर जनरल हर्षे थे जिन्होंने जो है पत्र लिखा था उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को कि ये जो है चर्बी लगे कारतूस वास्तव में सैनिकों में असंतोष पैदा कर रहा है, अतः इसके स्थान पे घी का प्रयोग अगर कार्टेज में किया जाए तो अच्छा होगा। और इसके लिए वो लॉर्ड कैनिंग बहुत हद तक तैयार भी हो गए थे, लेकिन एक कर्नल थे वो जो है उन्होंने इसे कहा कि ये तो दोष स्वीकार करने के बराबर है, अतः उन्होंने सलाह दे दी कि यदि हम ऐसा करते हैं तो स्वयं अपना दोष स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आदेश दे दिया गया कि यही चर्बी लगे कारतूस प्रयोग में लाए जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि जब जो है यहाँ पर मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ 10 मई 1857, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री है जिसने विद्रोह कर दिया था। तो साथियों, यहाँ पर पहली बार जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और लगभग 200 सैनिकों को उन्होंने कोर्ट मार्शल के तहत कैद कर लिया और वही मेरठ जेल में उन्हें कैद करके रखा गया। जब 10 मई दिन रविवार 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, तो सबसे पहले उन विद्रोही सैनिकों ने यही काम किया कि जो जेल में उनके साथी 200 बंद थे जिन पर कोर्ट मार्शल के तहत कार्यवाही हुई थी, उनको उन्होंने मुक्त करा लिया और वो जो है मेरठ से दिल्ली की ओर कूच कर गए। और ये सैनिक 12 मई 1857 को प्रातः वो दिल्ली पहुंच गए, और जब वहाँ पर पहुँचे तो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे। जफ़र ने प्रारंभ में उनको लगा कि ये विद्रोही सैनिकों की सूचना अंग्रेजों को दे देनी चाहिए, अतः ये कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों को सूचना भी दी कि विद्रोही सैनिक यहाँ पर दिल्ली आए हुए हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में सैनिक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो उनको लगा कि शायद खोई हुई आज़ादी पुनः मिल जाए, अतः उन्होंने क्रांति के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। चूँकि उनकी आयु बहुत अधिक थी अतः वो सैन्य नेतृत्व दे नहीं सकते थे, लेकिन सैनिकों में एकजुटता कायम करने में वो उनका योगदान हो सकता था। सैन्य नेतृत्व देने का कार्य दिल्ली में बख्त खां ने किया था। साथियों, ऐसे नेतृत्व बहादुर शाह जफर का था। चूँकि दिल्ली वो केंद्र के रूप में था, अतः अंग्रेजों ने तत्काल जो है दिल्ली में हुए विद्रोह, इस विद्रोह को दिल्ली में नियंत्रण करने की वरीयता दी और निकलसन और हडसन जैसे जो सैन्य अधिकारी थे वो तत्काल दिल्ली की ओर कूच कर गए और वहाँ पर सबसे पहले दिल्ली में विद्रोह का दमन कर दिया। इस विद्रोह का दमन दिल्ली में सबसे पहले किया था। हम इसको विस्तार से हम लेंगे आगे कि क्या क्या पक्ष हुए थे, लेकिन साथियों ये क्रांति का तात्कालिक कारण था। वस्तुतः ये तो चिंगारी के रूप में चर्बी लगे कारतूस थे। वस्तुतः विस्फोटक सामग्री तो पहले ही अंग्रेजों के अनुचित शासन व्यवस्था द्वारा पहले ही एकत्र हो चुके थे। वो ये कहें कि 200 वर्षों का जो अंग्रेजों के शासन का काल था उसके द्वारा जो विस्फोटक सामग्री एकत्र हुई थी और उस विस्फोटक सामग्री में ये जो चर्बी लगे कारतूस जो इनफील्ड राइफल में प्रयोग होने थे वो जो है चिंगारी के रूप में बस काम किया और वो विस्फोटक सामग्री दावा नल के रूप में प्रकट हो गई। तो ये तात्कालिक कारण साथियों है इसका।
क्रांति के अन्य कारणों को हम समझते हैं विस्तार से। पहले तो जो है क्रांति के कारणों को हम जो है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक कारणों में विभाजित करेंगे। पहले हम राजनीतिक कारणों को देखते हैं। राजनीतिक कारणों को समझा जाए, इसमें राजनीतिक कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण इस क्रांति का है वो है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी अत्यंत महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल था। उसने ये जो हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा के तहत या व्यक्तिगत नीति, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, इस नीति के तहत 1848 से 1854 में अनेक राज्यों पर कब्जा कर लिया था। उसने ये कहा कि जिन देशी रियासतों के शासकों के अपनी स्वाभाविक संतान नहीं है तो वो जो है यदि दत्तक पुत्र लेते हैं, गोद लेते हैं, तो उससे सत्ता हस्तांतरित नहीं होगी और उनकी वो देशी रियासत या राज्य वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाएगा। तो इसके तहत उसने सबसे पहले सतारा को 1848 में सतारा को उसने जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तत्पश्चात जो है जयपुर और संभलपुर को उसने 1849 में वो जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया अपनी इसी व्यक्तिगत नीति के द्वारा। बघाट को 1850 में उसने हिस्सा बना लिया। तो साथियों, ये हम एक कूट से भी याद कर सकते हैं, सजय सब यानी सा से सतारा, जा से जयपुर। जयपुर जो है ये देशी रियासत बुंदेलखंड की थी, संभलपुर जो उड़ीसा की थी, और बघाट, इनको हम जो है सजय सब करके हम चारों को याद कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त उसने उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि को वो जो है ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। झांसी के बारे में मैं बताऊंगा विस्तार से कि कैसे जब जो है गंगाधर राव का निधन हो गया तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जो है दत्तक पुत्र दामोदर राव को शासक बना करके झांसी पर कैसे जो है नियंत्रण रखा और कैसे जो है हीरोज के दांत खट्टे किए थे। ये भारतीय वीरांगना, जो भारतीय नारियों के लिए गौरव की बात है। हम रानी झांसी का इतिहास अभी अध्ययन करेंगे आगे चल करके। तो ये जो हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा थी, ये एक बड़े असंतोष का कारण बनी और जो देशी रियासतों के शासकों से उनकी रियासतें छीनी गई, ये बड़ा वो असंतोष का कारण बना रहा। साथियों, एक सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली की, वो भी ये मान लीजिए कि एक बड़े असंतोष के कारण के रूप में साबित हुआ। यद्यपि अंग्रेज ये दिखाते थे कि वो देशी रियासतों के सहयोग में हैं और यदि कोई बाह्य आक्रमण होता है या आंतरिक विद्रोह होता है तो वो जो है अंग्रेज उन देशी रियासतों का सहयोग करेंगे जो इस संधि के तहत उनके साथ आएंगे। लेकिन इसके पीछे ध्येय दूसरे थे। पहली बात तो ये थी कि जो देशी रियासतों की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसको ख़त्म करना। और वो क्या करते थे, एक अंग्रेज रेजिडेंट उन देशी रियासतों में तैनात कर देते थे जो सहायक संधि के तहत अंग्रेजों के साथ मिलती थी। दूसरा, एक सेना की टुकड़ी वो वहाँ पर रखते थे जिनका खर्च वहन करना पड़ता था उन देशी रियासतों के शासकों से। तो ये आप सोचिए कितने बड़े साम्राज्य में सैन्य व्यवस्था में वो सहयोग पाने के लिए उसने अपने हित के लिए उसने ये कार्य किया था। उसने इन देशी रियासतों में अपनी एक सेना की टुकड़ी तैनात कर दी थी और जिनका खर्च उन राजा महाराजाओं को उठाना पड़ता था। दूसरा, जो रेजिडेंट वहाँ पर नियुक्त कर दिए थे तो वो रेजिडेंट वो समझ पाते थे कि भाई देशी रियासतों में क्या चल रहा है, यानी उनके मामलों में हस्तक्षेप करते थे कि दोनों ही पक्ष वो अंग्रेजों के हित में थे, ना कि वो देशी रियासतों के हित में।
तो जैसे ही देशी रियासतों के शासकों ने इस प्रपंच को समझा, षड्यंत्र को समझा, तो उनमें भी असंतोष पनपा। यद्यपि जो सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था वो हैदराबाद था साथियों। इसके बाद मैसूर राज्य ने, हैदराबाद ने 1799 में सहायक संधि कर ली थी, और फिर मैसूर ने कर ली, फिर तंजौर ने कर ली। तो ये 3 राज्य, यद्यपि और भी राज्य जो है, लेकिन इनका एक क्रम आप एचएमटी से, एचएमटी यानी एच फॉर हैदराबाद और एम फॉर मैसूर और टी फॉर तंजौर से आप इनको अपने दिलो दिमाग में सुरक्षित रख सकते हैं, मस्तिष्क में सुरक्षित रख सकते हैं। एचएमटी से ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। साथियों, एक पक्ष और भी है असंतोष का कारण कि जो है बहुत सारे जो देशी रियासतों के शासक थे उनको जो है अंग्रेजों ने पेंशन, भत्ते और बड़ी सुविधाएं दे करके उनसे देशी रियासतें छीनी थी। लेकिन बाद में लॉर्ड डलहौजी ने उनकी पेंशन, सुविधाएं और भत्ते इन पर भी रोक लगा दी, जिससे जो है वो एक प्रकार से बेरोजगार हो गए, उनको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। जैसे बाजीराव द्वितीय के जो पेशवा थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, वो जो है वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, उन्हें अंग्रेजों ने कानपुर के बिठौर में निर्वासित कर दिया था, और वो पहले तो पेंशन, भत्ते, सुविधाएं देने की बात कही थी, लेकिन बाद में उसे भी रोक दिया। तो ये भी एक असंतोष का कारण बना। तो राजनीतिक कारणों में ये 3 महत्वपूर्ण कारण, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की, और सहायक संधि वो लॉर्ड वेलेजली की, और जो पेंशन, भत्ते, सुविधाएं और ये जो पद थे ये सब छीना जाना, वही बड़े कारण के रूप में रहे। साथियों, अगले कारण की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक कारण। सामाजिक कारणों में पहली बात तो ये थी कि अंग्रेज भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। वे जो है उन्हें काली चमड़ी वाला कहकर व्यंग करते थे, और अंग्रेजों को अपनी गोरी चमड़ी पर बड़ा नाज था, इसलिए भी वो एक असंतोष का कारण बना। दूसरा, वो जो है भारतीयों के साथ इतनी हेय दृष्टि थी कि उन्होंने अपने घरों के मुख्य द्वार पर लिखा रखा था कि भारतीयों तथा कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। द एंट्री ऑफ इंडियंस एंड डॉग्स आर रिस्ट्रिक्टेड। अब आप सोचिए कि जिस भारत से वो जो है खा कमा रहे हैं, उनके आर्थिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, उन्हीं भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार वो निश्चित रूप से बड़े असंतोष का कारण था। तो पहला तो भारतीयों के साथ जो मतलब हेय व्यवहार किया जाता था, जो हेय दृष्टि रखते थे अंग्रेज, वो एक कारण था। दूसरा कारण साथियों, कुछ सामाजिक सुधार किए थे, जैसे सती प्रथा, नरबली, पशुबली, इन पर वो जो है अंग्रेजों ने कानून के तहत रोक लगा दी थी। विधवाओं को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया था। तो इन सब बातों के चलते जो है भारतीयों में, जो भारतीयों का रूढ़िवादी वर्ग था, जो इन प्रथाओं पर नाज करता था, उनको लगा कि उनके व्यवस्थाओं को अंग्रेज समाप्त कर रहे हैं। तो इससे भारतीय रूढ़िवादी वर्ग में असंतोष पनपने लगा। जैसे कि बात लेते हैं सती प्रथा। सती प्रथा वास्तव में ये इतनी जघन्य प्रथा हो गई थी, इससे भारतीय महिलाओं का शोषण हो रहा था। तो इस पर जो है जब राजा राम मोहन राय को के सामने उनके जब बड़े भाई का निधन हुआ, तो उनकी भाभी को वो सती होना पड़ा था, और ज़बरदस्ती उनके परिजनों ने सती करवा दिया था उनकी भाभी को। तो उनको लगा कि ये भाई बहुत क्रूर अमानवीय प्रथा, इसका अंत होना चाहिए। उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, और बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के इस अभियान के तहत 17वां कानून 1829 में पारित करके सती प्रथा पर रोक लगा दी। ये
1829 में पारित करके सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो जो रूढ़िवादी वर्ग था, खासकर राधाकांत देव थे जो आगरा में एक कार्यक्रम चला रहे थे, तो राधाकांत देव ने तो सती प्रथा के पक्ष में आंदोलन चला रखा था। वो भारतीय इसे जो है बड़ा उत्कृष्ट परंपरा रूढ़िवादी भारतीय मानते थे। तो दूसरा नरबलि पशुबलि जैसी परंपरा थी, या शिशुवध जैसी बातें थी, जो क्षत्रिय वो जो है बालिका शिशु की हत्या कर दिया करते थे। तो इन सब पर वो जो है कानून के तहत रोक लगा दी गई थी। इसी प्रकार जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जब जो है लॉर्ड कैनिंग ने जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 वो पारित कर दिया, डलहौजी ने पारित किया और जो है लॉर्ड कैनिंग ने इसको लागू कर दिया। तो इससे भी जो है भारतीयों में असंतोष पनपा। तो ये सामाजिक कारण जो थे वो भी असंतोष पैदा कर रहे थे। साथियों, आगे बढ़ते हैं धार्मिक कारणों की ओर। धार्मिक कारण समझते हैं, धर्म एक ऐसी जटिल व्यवस्था है और धर्म के मामले ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं जिसको लेकर के लोग तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं। तो धार्मिक कारणों में पहली बात तो ये है कि ईसाई धर्म का प्रचार। अंग्रेजों ने, आपको इससे पहले ही हमने बताया था कि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति दे दी थी। तो ईसाई धर्म प्रचार करने वाले जो ईसाई मिशनरीज होते थे वो वास्तव में भारतीयों को तरह तरह का प्रलोभन दे करके ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते थे। इससे जो है उनमें असंतोष पनप रहा था। इसके अतिरिक्त जो है जैसे उस समय भारतीयों का मानना था कि जो है समुद्र पार जाना वस्तुतः धर्म भ्रष्ट होने के समान है। और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार हेतु जब अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा तो सैनिकों में असंतोष पनपा। एक विपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में एक सीताराम नामक सैनिक का उल्लेख किया है कि सीताराम ने जो है 1854 के क्रीमिया के युद्ध में बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी और उस युद्ध में उसको जो है महारानी द्वारा मेडल मिला था। वो जब जो है भारत भूमि पर उतरा तो उसे लग रहा था कि भारतीय निश्चित रूप से उसका स्वागत करेंगे, उसकी वीरता का सम्मान करेंगे, लेकिन उसका कोई सम्मान नहीं हुआ। उल्टे जब वो जो है अपने गांव पहुंचा तो लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए और हद तो तब हो गई जब उसने अपने ही घर के दरवाजे को खटखटाया तो पत्नी अंदर से बोली कि महोदय आपका धर्म भ्रष्ट हो चुका है, पहले जो है धर्म भ्रष्ट होने का उपचार करना पड़ेगा, तब आपको गृह प्रवेश दिया जाएगा। यानी समुद्र पार भेजा जाना वो एक बड़ा कारण था भारतीय सैनिकों में एक जो है असंतोष पनपने का एक बड़ा कारण बना। साथियों, अब आर्थिक कारणों की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक कारणों में आप जानते हैं कि भारत जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत था, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों की जो दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरीके से बदहाल कर दिया था। यहाँ का जो हथकरघा उद्योग था वो जो है अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीति के चलते वो नष्ट हो चुका था और बुनकर और जुलाहे अब जो है अपनी आजीविका की खोज में भटक रहे थे। और वो जब जो है आजीविका उन्होंने कृषि में देखी तो कृषि पर और अधिक दबाव पड़ा। और ये मानिए कि ये कहा जाता है कि जैसे कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि जो भारत कभी वस्त्रों का घर कहा जाता था तो वस्त्रों के घर में मशीन निर्मित कपड़ों से अंग्रेजों ने पाट दिया और जो भारतीय बुनकर और जुलाहे थे वो सब बेरोजगार हो गए। ये एक जगह मैकियावेली ने लिखा है, मैकियावेली द प्रिंस का लेखक, उसने लिखा है कि व्यक्ति पिता के हत्यारे को भुला सकता है लेकिन उस व्यक्ति को नहीं भुला सकता
जिसने उसकी संपत्ति को छीना है या धन को छीना है। तो ये जो आर्थिक समृद्धि का आधार भारतीयों का था, उसको छीन करके अंग्रेजों ने निश्चित रूप से बड़ा असंतोष पनपाने का कार्य किया था। भारतीयों में जो असंतोष पनपा, वो आर्थिक क्षमता जो भारतीयों की कम की गई उसके कारण। दूसरा ये भी था कि देखिए यहाँ पर धन निष्कासन लगातार अंग्रेज कर रहे थे। यद्यपि अंग्रेजों के पूर्व भी भारत पर विदेशियों ने शासन किया, चाहे वो कुषाण हो, शक हो, या फिर मध्यकाल में तुर्क या मुगल हो, सबने भारत पर शासन किया। लेकिन जैसा कि आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि जो है अंग्रेजों के पूर्व जो भारत में शासन करने आए लोग, चाहे मुगल हो या तुर्क, उनका शासन सूर्य की भांति था, जो भारतीय मृदा से नमी सोख लेते थे, लेकिन मृदा को पुनः उर्वरता प्रदान करने के लिए भारत भूमि पर ही बरस जाते थे। लेकिन अंग्रेजों का जो शासन था वो बिल्कुल भिन्न था। वो भारतीय यानी गंगा नदी घाटी से तो नमी सोखते थे, लेकिन बरस जाते थे वो लंदन की टेम्स नदी घाटी, यानी वो लगातार धन का निष्कासन कर रहे थे। इसी प्रकार दादा भाई नौरोजी ने भी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा है कि ये जो धन का निष्कासन है वो जो है एक दुष्चक्र है। ये दुष्चक्र इस प्रकार उन्होंने दिखाया कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार हेतु वो जो है सैन्य व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण या सैनिक साजो सामान के क्रय के लिए भारतीयों को जो है उधार लेना पड़ता था धन अंग्रेजों से। अब उस लिए गए उधार धन को ब्याज सहित अदा करना पड़ता था और ये क्रम लगातार चलता था। साम्राज्य विस्तार हो रहा अंग्रेजों का, लेकिन वो जो है ऋण कौन ले रहा है? वो भारतीय ले रहे हैं। यानी ये दुष्चक्र था, एक विशेष सर्किल था, यानी इसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा है, इविल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा दी है। तो इस तरीके से जो अंग्रेजों की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियाँ और इसके तहत जो है धन निष्कासन, जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, वो लगातार वेतन भत्तों और सुविधाओं के रूप में जो धन पाते थे वो इंग्लैंड ले जाते थे। भारत आर्थिक रूप से खोखला हो रहा था। गवर्नर जनरल भी जब पद मुक्त होता था तो यहाँ पर बहुत सारे उपहार स्वरूप वो धन को लेकर के, हीरे जवाहरात आदि लेकर के जाता था और भारत निरंतर आर्थिक रूप से खोखला हो रहा था। तीसरा आर्थिक कारण साथियों ये है कि जो अंग्रेजों की भू राजस्व नीति थी, रेवेन्यू पॉलिसी थी, वो भी दोषपूर्ण थी। चाहे वो जो है जमींदारी प्रथा हो, और जिसमें 1793 में वो स्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो स्थायी बंदोबस्त में व्यवस्था थी कि भाई 9/10 जो राजस्व होगा वो राजकोष को दे दिया जाएगा, और जमींदार 1/10 वो राजस्व का 1/10 भाग वो राजस्व उगाही के तौर पे स्वयं रखेंगे। अब जमींदार क्या करते थे? लगातार लगान बढ़ाते ही रहते थे ताकि 1/10 भी उनके लिए पर्याप्त रहे। पहले जो जमींदार होते थे प्रायः वो गांव से जुड़े रहते थे, उनको किसानों के प्रति लगाव होता था, तो वो जो है किसानों की स्थिति को देख करके वो जो है लगान बहुत नहीं बढ़ाते थे। लेकिन जब अंग्रेजों की मांगें बहुत बढ़ जाती थी और जमींदार लगान पूरा नहीं कर पाते थे, तो फिर उन्हें जो है भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। नए शहरी जमींदार आते थे जिनका किसानों से कोई लेना देना नहीं होता था। फसल की तैयारी पर वो जो है लठायतों के साथ आते थे और गांव जा कर के वो जो है उनका जितनी उपज है वो भर ले जाते थे। क्योंकि ब्रिटिश सेना में जो शामिल भारतीय सैनिक था वो किसी न किसी कृषक परिवार से होता था। वो जब जो है घर के लोग अपने उस सैनिक बेटे से पत्राचार करते थे और बताते थे कि फसल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो है शहरी जमींदार वो पूरी तरीके से उठा ले गया। तो इस से क्या होता था कि उन सैनिकों में भी असंतोष पनपता था। वो वही बात
दयानंद सरस्वती की कि जो है मतलब स्वदेशी राज्य कितना भी खराब क्यों न हो, वो विदेशी राज्य का विकल्प नहीं हो सकता। एक मिनट, सॉरी, विदेशी राज्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वदेशी का विकल्प नहीं हो सकता। तो साथियों, ये जो अंग्रेजों की राज व्यवस्था थी, आर्थिक कारण हमने जो 3 बताए, वो आप मन मस्तिष्क में रखिए कि पहली बात तो ये है कि हथकरघा उद्योग जो भारत की समृद्धि का आधार था, बुनकरों की समृद्धि का आधार था, अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीति से वो नष्ट हो गया। दूसरा, अंग्रेज लगातार भारत से धन का निष्कासन कर रहे थे, आर्थिक रूप से खोखला कर रहे थे। और तीसरा, जो भूराजस्व की तीनों प्रणालियाँ, अभी हमने जमींदारी प्रथा को बताया था, मैं इसके अर्थतंत्र की एक मीमांसा अलग से एक वीडियो लूँगा। इसमें फिलहाल मैं यही कहूँगा कि तीनों जो व्यवस्थाएं थी भू राजस्व लगान की, जैसे जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, तीनों दोषपूर्ण साबित हुई और इन सभी व्यवस्थाओं से भारतीय जनमानस कराह उठा और आर्थिक रूप से जब खोखला हुआ और अकालों ने उन पर और जुल्म सितम ढा दिया, इस तरीके से वो क्रांति का आधार तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं सैनिक काल। साथियों, सैनिक काल में आप देखिए कि यहाँ पर क्या होता था, ब्रिटिश सेना में पहले क्रांति के पहले 5 भारतीयों पर 1 अंग्रेज सैनिक होता था और कहने तात्पर्य ब्रिटिश सेना में अधिकांश हिस्सा भारतीय सैनिकों का होता था, लेकिन भारतीय सैनिकों के साथ जो है पक्षपात किया जाता था। वो कितना भी स्वामी भक्ति दिखा ले, वो युद्ध भूमि पर कितना भी वीरता प्रदर्शित कर ले, लेकिन उन्हें सूबेदार से ऊपर का पद नहीं दिया जा सकता था। इसी प्रकार आप असैन्य पदों में भी यही जो है भेदभाव होता था, उच्च पदों पर भारतीय नहीं नियुक्त किए जाते थे। तो ये भी एक सैन्य असंतोष का कारण बन रहा था और इस तरीके से ये सैनिक कारण हो गए। तो क्रांति के तात्कालिक कारण में चर्बी लगे कारतूस जरूर हैं, लेकिन ये पुनः मैं कहूँगा कि विस्तृत व्यापक अध्ययन के लिए आपको राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों के साथ सैनिक कारणों को समझना होगा। और इस तरीके से ये हमारा ये टॉपिक कारण का वो समाप्त होता है। तो इसमें जो है आगे टॉपिक कारणों का अध्ययन विस्तृत रूप से संपन्न हुआ। साथियों, अब हम देखते हैं कि क्रांति का विस्तार कैसे हुआ। जो क्रांति की चिंगारी मेरठ छावनी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री में चिंगारी छूटी थी, वो कितना दावानल के रूप में उत्तर भारत में विस्तृत हो गई हम समझते हैं। मैंने पहले बताया कि 10 मई को विद्रोह हुआ मेरठ में और विद्रोही सैनिक 12 मई को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व किया और यहाँ पर सैन्य नेतृत्व वो बख्त खां ने किया। तो साथियों, यहाँ पर चूंकि दिल्ली केंद्र था, अतः अंग्रेजों ने सर्वप्रथम निकलसन और हडसन, वो जो अंग्रेज सैन्य नायक थे, उनको भेज करके यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और संघर्ष के उपरांत अंततः 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान को जो है हडसन ने धोखे से मौत के घाट उतार दिया। उनके पौत्र अबू बकर को भी वो जो है मार दिया। हुमायूं के मकबरे में छिपे बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून में वो जो है निर्वासित जीवन जीते रहे और 1869 में मौत के पूर्व उन्होंने जो है लिखा है, क्योंकि वो जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे,
तो उनके चूँकि समाधि रंगून में ही स्थित है और वो जो है उनकी कब्र पर उनके द्वारा जीवन के अंतिम समय में कही गई ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे उसकी सरजमी पे दफन करने के लिए 2 गज जमी भी नसीब नहीं हुई। और साथ ही उनकी वो 4 पंक्तियाँ अंकित हैं कि न किसी के आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। साथियों, ये दिल्ली की कहानी समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर इस क्रांति का प्रमुख केंद्र था। आप जानते हैं कि नाना साहब बाजीराव द्वितीय पेशवा के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों ने उन्हें निर्वासित बिठूर में कर दिया था। और बिठूर में आप वहाँ जाएंगे तो नाना राव पार्क जो 1857 की क्रांति का दृष्टा है, आप जरूर जाएं, वहाँ भ्रमण करें और देखें कि कैसे शहीदों ने अपने जो है कतरा कतरा रक्त से जो है इस आज़ादी को दिलाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर साथियों नाना साहब और दूसरे हमारे नायक थे तात्या टोपे। तात्या टोपे गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे और छापामारी युद्ध परंपरा से वो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर रहे थे। और यहाँ पर जब विद्रोह चल रहा था तो तभी कर्नल कैंपबेल, वो जो है अंग्रेजी सेना का नायक था, उसने विद्रोह को शांत करने का प्रयास किया। और यहाँ पर 2-4 घटनाएं मैं और जिक्र करना चाहूँगा। पहली बात तो एक जो है इतिहास में भले बड़ा सम्मानजनक स्थान अजीजन बेगम को न मिलता हो, वो एक जो है नर्तकी थी अजीजन बेगम, जिन्होंने जो है उस समय कोई गंगा नदी का पुल नहीं था, नाव से ही कानपुर से लखनऊ को जाने के लिए नाव से ही वो पार करना पड़ता था गंगा नदी को। जब रात्रि में लगभग 40 अंग्रेज वो छिप करके वो गंगा नदी को पार करने का प्रयास कर रहे थे, तो अजीजन बेगम जो महिला सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी, तो वो जो है अचानक धावा मार करके अनेक जो है अंग्रेजों को मार देती हैं। तो अजीजन बेगम का नाम जरूर सम्मानजनक तरीके से लिया जाना चाहिए। साथी एक सत्ती चौराहे की घटना का मैं उल्लेख करूंगा, जिसका एक अंग्रेज महिला हार्टी स्टेट ने व्यापक उल्लेख किया है। सत्ती चौराहा एक कानपुर का है, जहाँ पर ये एक प्रकार से नाना साहब पर एक कलंक के रूप में इतिहास में देखा जाता है, क्योंकि नाना साहब ने अंग्रेजों को ये कहा था, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, कि वो सुरक्षित निकलने का आश्वासन दिया था। लेकिन जो है ये कहा जाता है कि नाना साहब के आदेश पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों को सत्ती चौराहे पर बड़ी संख्या में मार दिया। यद्यपि अंग्रेज भी भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन भारतीय अपनी उदारता के लिए दुनिया में जाने जाते हैं, तो ये कलंक जरूर नाना साहब पर लोग देखते हैं सत्ती चौराहे की घटना। साथियों आगे बढ़ते हैं। कर्नल कैंपबेल ने जब सफलतापूर्वक कानपुर के विद्रोह को शांत कर दिया, तो नाना साहब जो है भागकर नेपाल में उन्होंने शरण ली और तात्या टोपे यहाँ से भाग करके झांसी और ग्वालियर चले गए, जहाँ पर रानी झांसी का उन्होंने सहयोग किया है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के द्वारा। और यहाँ पर साथियों जब जो है उन्नाव में भी, कानपुर के निकट का स्थान उन्नाव, ये जनपद में जो है राजा रामराव बख्श सिंह, उन्होंने बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजों के साथ युद्ध में हिस्सा लिया था और अंग्रेजों को जो है परास्त करने का प्रयास किया था। लेकिन कर्नल कैंपबेल के अभियान से वो भी शहीद हो गए थे, राजा रामराव बख्श सिंह। और जब कर्नल कैंपबेल अपनी सेना की टुकड़ी के साथ वो जो है लखनऊ की ओर कूच कर रहा था, तो यहीं पर अजगैन एक स्थान है, उससे जुड़ा गांव है खजूर, मकूर गांव के लोगों ने जो है वो कब्जा, मकूर के गांव के लोगों ने कर्नल कैंपबेल
पर जो है आक्रमण बोल दिया था, खासकर पुरुषों ने। तो वो जो है जब पुरुषों ने जो है उस सेना की टुकड़ी पर आक्रमण बोल दिया तो वो जो है कर्नल कैंपबेल नाराज हो गया। उसने वहाँ मकूर का एक पुराना बरगद का पेड़ था, उस पे जो है सैकड़ों गांव के पुरुषों को फांसी की सजा दे दी और कहा जाता है कई दिन तक उन मृतकों के शव लटकते रहे और उनको सम्मानजनक अंत्येष्टि भी नहीं मिली। मकूर गांव ऐतिहासिक गांव है जहां पर बाद में सुभाष चंद्र बोस आए। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गांव को मार्क्स नगर नाम दिया था और यहाँ पर मकूर उन्नाव के इस मकूर में बैठक भी थी। साथियों, यहाँ पर उन्नाव से जुड़ा रायबरेली का जो क्षेत्र है, खासकर बैसवाड़ा क्षेत्र, वहाँ राणा बेनी माधव सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया था, उसका भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा। अगला लखनऊ में देखते हैं। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजीश कादिर को नवाब घोषित कर दिया था और यहाँ पर क्रांति में सहयोग कर रही थी जीनत महल। जीनत महल कई बार जो है पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्रांति की महक परी किसे कहा गया है, तो जीनत महल। और वास्तव में उस समय इत्र के माध्यम से वो संदेश ले जाने का कार्य करती थी, तो जीनत महल को क्रांति की महक परी भी कहा गया है, महक परी कहा गया है। ठीक, तो इसके बाद जो है यहाँ पर कर्नल कैंपबेल जब पहुँचता है तो चूंकि विद्रोहियों ने पूरी तरीके से लखनऊ पर कब्जा कर लिया था, यहाँ का जो रेजिडेंसी में रहने वाला रेजिडेंट था अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी की हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी और यहाँ पर कर्नल कैंपबेल ने जैसे ही नियंत्रण किया है तो वो जो है बेगम हजरत महल वो नेपाल भाग गई और जो है वो नेपाल भाग गई। इस प्रकार जो है लखनऊ पर अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया। इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व एक मौलवी थे, लियाकत अली शिक्षक थे, जिन्होंने भारतीय नायक के रूप में कार्य किया था, लियाकत अली ने। और इसके बाद जो है अंग्रेज नायक था कर्नल नील। कर्नल नील जो है वो जो है सबसे अधिक क्रांति में सबसे अधिक क्रूर साबित हुआ था और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इलाहाबाद का इसने कोई भी नीम का पेड़ बख्शा नहीं था जिसमें किसी न किसी विद्रोही को इसने फांसी पर न लटकाया। ये कहने तात्पर्य ये है कि इसने इस क्रांति के दौरान वो जो है विद्रोही भारतीयों को बड़ी संख्या में दसियों हजार भारतीयों को वो जो है नीम के पेड़ पर से वो लटका देता था। और इलाहाबाद में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में नीम के पेड़ भी देखे जाते हैं, जो आज भी देख सकते हैं आप चाहे वो जो है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जो पहले अल्फ्रेड पार्क था वहाँ भी देखेंगे तो बड़ी संख्या में नीम के पेड़ मिलेंगे। तो कर्नल नील, ये पूछा भी गया है कि सबसे अधिक कौन अंग्रेज नायक था जो सबसे ज़्यादा क्रूर अमानवीय साबित हुआ, तो वो कर्नल नील था जो सबसे ज़्यादा क्रूर साबित हुआ था। यहाँ पर उसने नियंत्रण स्थापित कर लिया कर्नल नील ने। अंततः आते झांसी और ग्वालियर में, झांसी और ग्वालियर के विशेष रूप से यहाँ पर भारतीय नायकों में अगर देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई जो भारतीय नारी के नारित्व और ये कह लीजिए भारतीय महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल, हम सबके लिए गौरव की बात है कि एक महिला ने जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व वाली सेना से लगातार 8 दिन युद्ध किया था और उस युद्ध में जनरल ह्यूरोज को कई बार उन्होंने नाको चने चबवा दिया और युद्ध करते हुए जहाँ पर जो है अन्य नायक वो जो है नाना साहब नेपाल भाग गए या बेगम हजरत महल नेपाल चली गई, वहीं पर रानी झांसी ने कहीं भागना उचित नहीं समझा। 8 दिन जो है भीषण युद्ध किया और इस युद्ध में
तात्या टोपे भी उनका सहयोग कर रहे थे। और यहाँ पर सिंधिया परिवार ने उनका सहयोग न करके अंग्रेजों का सहयोग किया था। लेकिन फिर भी रानी झांसी, चूँकि झांसी को वो गोद निषेध प्रथा के तहत लॉर्ड डलहौजी ने ले लिया था। उनके पति गंगाधर राव की जब मृत्यु हो गई तो रानी झांसी ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था। लेकिन गोद निषेध प्रथा के तहत जब झांसी को भी शामिल कर लिया तो वो क्रांति का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। युद्ध में जब वो 8वें दिन वीरगति को प्राप्त हुई तो जनरल ह्यूरोज ने अपने दुर्जेय शत्रु, यानी दुर्जेय का शाब्दिक अर्थ होता है जिस पर बड़ी कठिनता से विजय प्राप्त हो, दुर्जेय शत्रु के पार्थिव शरीर की ओर इंगित करते हुए कहा था कि सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये बहुत बड़ा सम्मान था रानी झांसी के लिए। और रानी झांसी ने ये प्रकट किया कि जो है शहादत में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। अगर मातृभूमि की आज़ादी के लिए, मातृभूमि के लिए अगर जो है रक्त की ज़रूरत है तो वो रक्त बहाने में भारतीय नारी भी पीछे नहीं है। आप गौरव से रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेंगे, सम्मान के साथ नाम लेंगे। जनरल ह्यूरोज ने कब्जा कर लिया और रानी झांसी को वीरगति प्राप्त हुई। आगे चलते हैं। फैजाबाद में एक मौलवी थे अहमदुल्ला, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। यहाँ पर भी लखनऊ में जब कब्जा कर लिया है तो कर्नल कैंपबेल वो फैजाबाद की ओर बढ़ा था और विद्रोह को शांत किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने वो जो है क्रांति का नेतृत्व किया था। कर्नल कैंपबेल फैजाबाद से बरेली की ओर बढ़ा था और वहाँ पर भी उसने क्रांति पर नियंत्रण कर लिया था। साथियों, अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण नायक के संदर्भ में चर्चा करते हैं। जगदीशपुर बिहार में राजा कुंवर सिंह ने, सबसे अधिक उम्र के ये भारतीय नायक थे, लगभग 72 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। और इस अवस्था में उन्होंने अजब वीरता का प्रदर्शन किया था। और यहाँ पर विलियम टेलर और विंसेंट आयर के नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना से कई युद्धों में इन्होंने लोहा लिया था, कई युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। जब युद्ध करते हुए इनके जो है भुजा घायल हो गई, एक हाथ घायल हो गया और उनको गंगा नदी पार करनी थी, तो उन्होंने जो है उस घायल हाथ को तलवार से शरीर से पृथक करके उस हाथ को गंगा नदी में विसर्जित करते हुए गंगा मैया की जय बोलते हुए क्रांति का प्रोत्साहन उत्साहवर्धन विद्रोहियों को का किया था। यद्यपि वामपंथी इतिहासकार ये कहते हैं कि राजा कुंवर सिंह भी वो जो है नेपाल भाग गए, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे नहीं मानते हैं और वो जो है छुप करके क्रांति में हिस्सा लेते रहे। और यहाँ पर जगदीशपुर बिहार की जो एक क्रांति हुई थी वो बिहार के अधिकांश हिस्सों में, यानी पटना में भी इनके ही जो विद्रोही सैनिक थे वो पटना पर भी कब्जा कर रहे थे। तो इस तरीके से बिहार के इस क्रांतिकारी नायक का भी हम सम्मान सहित नाम लेंगे जो इतनी बहादुरी से अंग्रेजों का लोहा लिया था। यद्यपि बिपिन चंद्र ने एक जगह लिखा है कि जो है अपनी पकी उम्र में राजा कुंवर सिंह क्रांति में शामिल हुए और जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो अपनी इस पकी उम्र में अजब की फुर्ती दिखाई और नेपाल भाग गए। लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। राजा कुंवर सिंह एक देशभक्त थे, वो वीर गति को प्राप्त करना उचित समझेंगे, न कि देश को छोड़ना। तो यहाँ पर साथियों आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने क्रांति का नेतृत्व किया था। मथुरा में देवी सिंह ने क्रांति का नेतृत्व किया था। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जैन शाही ने किया था। सुरेंद्र शाही और उज्जैन शाही ने किया था। असम में मानीराम दत्ता ने क्रांति का नेतृत्व किया था। ये जो है क्रांति का विस्तार पूरे उत्तर भारत में हो गया था साथियों।
अब आगे हम बढ़ेंगे कि भाई अगले टॉपिक में क्रांति आखिर क्यों असफल हो गई, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन शहीदों के सम्मान में अब बस हम यही कहेंगे, इनकी शहादत के सम्मान में, कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आज़ाद ये हिंदुस्तान होगा, किसी दिन देखना आज़ाद ये हिंदुस्तान होगा। जय हिंद, जय भारत, जय क्रांति।